अल्मोड़ा बस हादसे की गहनता से होगी जांच। परिवहन विभाग ने गठित की कमेटी। मजिस्ट्रेट जांच की सीएम ने दिए आदेश। 21 व 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव टले हैं। 16 व 17 दिसंबर को होंगे चुनाव। सहकारी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के होने हैं चुनाव। आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होंगे बाबा केदार। 6 माह यही होगी बाबा केदारनाथ की पूजा। दीपावली पर विशेषज्ञों की टीम ने 600 साइबर हमले किए नाकाम। अब बनाई गई योजना। आईटीडीए ने किए कई बड़े बदलाव। उत्तराखंड में भूमि की खरीद फरोख्त। मुख्य सचिव ने हरिद्वार और नैनीताल के डीएम ने 24 घंटे में तलब की रिपोर्ट। सीएम धामी के आदेश पर ली बैठक। और बागेश्वर कपकोट इलाके में जमकर बरसे बादल। बारिश के साथ खूब पड़े ओले। बारिश व ओलावृष्टि के चलते ठंड ने दी दस्तक। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में 36 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, जबकि 27 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सभी घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई बस में जान गंवाने वाले अधिकांश वे लोग थे जो दिवाली का त्यौहार मनाने अपने गांव आए हुए थे। छुट्टी खत्म होने पर जल्दी घर पहुंचने की जल्दबाजी में पहले से भरी बस में सवार हो गए। वहीं राज्य में अब इस हादसे के बीच सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अल्मोड़ा हादसे की दर्दनाक कहानी क्या है। दीपावली और भैया दूज के बीच अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई, जबकि 27 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सभी घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और अन्य नेताओं की ओर से घायलों का हालचाल जाना जा रहा है। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की जा रही है। इसी बीच सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 3 घायलों की स्थिति गंभीर हो गई, जिन्हें देखते हुए तीनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भिजवाया गया है। जो कल दुर्घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफर किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है। एक बड़ी बस दुर्घटना हो गई है, वो मोहाना रामनगर के बीच में हुई और काफ़ी लोग उसमें डेथ हो गई काफ़ी लोगों की। फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है हमने 3 लोगों को एयरलिफ्ट कराया एम्स में। कुछ लोग हल्द्वानी भेजे, कुछ लोग काशीपुर भेजे। लगभग 17 जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो है लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एयर एम्बुलेंस होने से काफ़ी लोगों की जान बचाई गई। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहां एक बस में सवार 36 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुंच के और उनने हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश में उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। आपको बता दें कि पौड़ी के गौली खाल से रामनगर आ रही बस सोमवार की सुबह सल्ट विकासखंड में मरचुला के पास कूपी में 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 36 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 27 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को ऋषिकेश एम्स, सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी और रामनगर सब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया इस हादसे का कारण ओवरलोडिंग को बताया है। वहीं सीएम धामी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के ARTO प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने इस घटना के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की है। देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा
लोकल्स की ओर से आता है, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है। और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना, बहुत प्रदेश में दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सार्वजनिक तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो उनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को। सड़क हादसे पे निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इतने लोगों की मौतें हुई हैं, परिवहन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। जब तक रसूखदारों पे, जिम्मेदारों पे कार्रवाई नहीं होंगी, इस प्रकार के हादसे नहीं रुकेंगे। कुल मिलाकर सरकार ने अल्मोड़ा हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दे दिए हैं, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है। सवाल यह है कि आखिर क्यों पहाड़ प्रदेश में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं? आखिर कब प्रदेश में ओवरलोडिंग पर रोक लगेगी? क्या अल्मोड़ा हादसे से सरकार सबक लेगी या नहीं? स्पेशल डेस्क उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोमवार को अल्मोड़ा के मारचूला में हुए दर्दनाक बस हादसे में 9 घायलों का उपचार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था, जिनमें से 3 घायल गंभीर हालत में हैं, जिनको प्रशासन द्वारा एम्स ऋषिकेश भिजवाया जा रहा है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने एम्स ऋषिकेश द्वारा शुरू की गई हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गंभीर रूप से घायल एक यात्री को एम्स ऋषिकेश भिजवाया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि 2 अन्य घायलों को भी एम्स ऋषिकेश भिजवाया जाएगा। साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस आधार पर प्राथमिकता को देखते हुए सभी घायलों का बेहतर उपचार किया जा रहा है। जो कल दुर्घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ने शुरू की है, वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई हैं। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। तो जो इलाज चल रहा है किस तरह से इलाज चल रहा है? देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसके क्रम में सभी जो घायल हैं उनका यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में समुचित उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और जो भी उनके इलाज में है उसको निःशुल्क यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है और हम लोग भी लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां मारचूला सड़क हादसे की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जाने की वजह से अन्य जिम्मेदारों की पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। दर्दनाक सड़क हादसा से आसपास के इलाके में सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सभी से पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की अपील की है। राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद रामनगर पहुंचकर घायलों व परिजनों से मुलाकात की थी। साथ ही गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कराते हुए इलाज के लिए एम्स पहुंचाया था। इसके अलावा हल्द्वानी STH में भी घायलों का इलाज किया जा रहा है। दिवाली के बाद लोग अपने परिवारों में वापस जा रहे थे और एक चूक के कारण ये हादसा हुआ। निश्चित रूप से पूरी सरकार जो इस हादसे में जो प्रभावित है उनके साथ है, जिनकी मृत्यु है उन पर पूरा प्रदेश शोकाकुल है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि हर संभव इनकी मदद की जाए और इस प्रकार रक्त देने की ज़रूरत है, कई दवाइयों की ज़रूरत है। और सरकार ने सबको जो घायल है उनको ऋषिकेश रेफ़र किया है, कुछ लोग सुशीला तिवारी में हैं। और निश्चित रूप से हादसा तो हादसा ही होता है और इस दुख से कोई लंबे समय तक नहीं उबर सकता है, लेकिन जो भी सहायता होगी सरकार हर परिवार के साथ है।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहाड़ी क्षेत्र में 40 सीटर गाड़ी में लगभग 60 यात्री उसमें थे जो सल्ट से रानीखेत के लिए जा रहे थे। बीच में मारचोला पर थोड़ा बस का अनियंत्रित होके जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बाकी जो शेष लोग हैं जो घायल अवस्था में, जिसमें 7-8 लोग यहाँ सुशीला तिवारी में, कुछ लोग एम्स में और कुछ अपने स्वेच्छा अनुसार कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल आगमन पर विद्वान आचार्यों ने वेद ऋचाओं व भक्तों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। अब से भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में विधिवत शुरू होगी। मंगलवार को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में पंचांग पूजन के तहत भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली और विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से ऊखीमठ आगमन पर भक्तों ने पैदल मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर भव्य स्वागत किया। मैंने जैसे कहा कि 10 मई को यात्रा प्रारंभ हुई थी और 30 नवंबर को यात्रा समापन हो गई है। इस बीच में मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए देना चाहता हूं कि उनकी जन्मस्थली जरूर गुजरात रही होगी, लेकिन उनकी तपस्थली केदारनाथ जी में रही और उसका ही प्रतिफल है कि आज इस साल जो है 16 लाख यात्रियों ने श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की और उनको संभालने में हमारा जिला प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से तन्मयता से काम किया है, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और हमारे व्यापार सभा, हमारे घोड़े खच्चर वालों ने, हमारे तमाम यहाँ के क्षेत्रीय जनता ने जिस तरह से यात्रियों का आवाभगत किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और 2025 की यात्रा इस तरह से मैं देशवासियों को, सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए। यहाँ प्रशासन और मंदिर समिति पूरी तरह से तैयार है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इस साल की बद्रीनाथ धाम की यात्रा अंतिम दौर में चल रही है। इसके बाद शीतकालीन के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। इस दौरान यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ रही है। इस वर्ष 13 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम की कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इन दिनों यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की आमद को देखते हुए वीकेटीसी के अधिकारियों का मानना है कि कपाट बंद होने तक ये आंकड़ा 15 लाख को भी पार कर जाएगा। और बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे और अभी यात्रा को लेकर, बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर यात्रियों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार यात्री यहाँ आ रहे हैं डेली बेसिस पे और अभी तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। पहाड़ों में मौसम खुला होने से और दिन में अच्छी धूप होने से भी यहाँ पे लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और यात्रियों में एक अच्छा रिस्पांस यात्रा को लेकर मिल रहा है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी 13 जनपदों के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी भारी संख्या में शामिल हुए। महारैली में प्रदेश के सभी संघों व परिसंघों का समर्थन प्राप्त हुआ और संगठनों ने अपने सदस्यों को रैली में सम्मिलित होने का आह्वान किया, जिसमें मोर्चा को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। महारैली में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आप उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए 13 जिलों से आए हुए तमाम विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने आज पुरानी पेंशन बहाली हेतु सचिवालय घेराव किया और उत्तराखंड की सरकार को एक चेतना दी,
एक चेतावनी दी कि आप कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारा पुरानी पेंशन को यथाशीघ्र लागू करें। जैसे राजस्थान ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करके एक मील का पत्थर, उन्होंने एक संदेश दिया है सरकारों को कि कर्मचारी भी हमारे ही राज्य के निवासी हैं और बिना पेंशन के उनका बुढ़ापा कितना कष्टकारी होगा, ये उन लोगों ने कर्मचारियों की पीड़ा को समझा। तो इसी क्रम में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने आज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को सड़कों पे उन्होंने उठाया है, हमने उठाया है और धामी सरकार को चेतावनी दी है, यदि आपने समय रहते हुए पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है तो इस उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक आक्रोशित आंदोलन, हमने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरा आंदोलन कर्मचारियों का होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में किसानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर 36 करोड़ 50 लाख लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें लक्सर शुगर मिल का केन मैनेजर और साकुम्भरी शुगर मिल के अकाउंट मैनेजर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस मामले में इकबालपुर के तत्कालीन पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि आरोपियों ने किसानों से 2008 से 2020 तक पीएनबी से फर्जी दस्तावेज बनाकर क्रॉप लोन किया था, लेकिन जब किसानों के पास नोटिस पहुंचा तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। वहीं झबरेड़ा थाना में दर्ज मुकदमे की देहरादून सीबीसीआईडी जांच कर रही थी, साथ ही इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते वर्षों से नैनीताल की रीढ़ कहे जाने वाले बनिया नाले का ट्रीटमेंट कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें, पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व प्रमुख एनएचपीसी लिमिटेड विशेषज्ञ द्वारा पहाड़ी में चल रहे ट्रीटमेंट कार्यों का निरीक्षण किया गया। पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय सरकार भारत के पूर्व प्रमुख जीओएनएचपीसी लिमिटेड विशेषज्ञ भास्कर दत्त पाटनी ने बताया कि भूस्खलन क्षेत्र को बचाने व मजबूती प्रदान करने के लिए भूस्खलन क्षेत्र को मोनोलिथिक बनाने के साथ ग्राउंडिंग की गई है ताकि पहाड़ी को गिरने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी के माध्यम से दोबारा भूस्खलन होने की संभावना न के बराबर होती है। बावजूद इसके अगर पहाड़ी में कोई क्रैक आता है तो उसका त्वरित उपचार किया जा सकेगा। आई एम वेरी श्योर जिस तरह का ट्रीटमेंट ये दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। इतनी ग्राउटिंग, एक्सटेंसिव ग्राउटिंग यहाँ पर करी है हमने, और जितने वॉइड्स हैं कहीं पे छोड़ा नहीं है हमने। पहले पूरे मास को मोनोलिथिक बनाया है। सबसे बड़ी चीज़ है पहाड़ों में जो ग्राउटिंग मेथोडोलॉजी जिसको हम पहले नेग्लेक्ट करते थे, सबसे पहले हम मोनोलिथिक बनाते हैं पूरा इसको कंसोलिडेट करके। अब कोई चांसेस नहीं है कि कल कोई ऐसी बात हो जाए कि ऊपर का गिर जाए, और गिरने से पहले हमको वार्निंग मिलती है, देखते हैं क्रैक्स आते हैं, और इस तरह की अगर इन केस कोई चांस ऐसा हो जाए तो उसका भी ट्रीटमेंट है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। डीएम देहरादून सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। अधिकारियों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ने बताया कि इस बार राज्य स्थापना दिवस को रजत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 6 से 12 नवंबर तक कार्यक्रम होंगे। उन्होंने सभी कार्यक्रम स्थलों पर पेयजल, विद्युत, पार्किंग समेत तमाम जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने के, लोक निर्माण विभाग को कार्यक्रम स्थल तक के रूट सही करने के निर्देश दिए हैं। दून में 7 नवंबर को दून यूनिवर्सिटी में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, 8 को हिमालय सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 9 को शहीद स्मारक कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, पुलिस लाइन में रजत उत्सव एवं लोगों का अनावरण, पुलिस परेड एवं गौरव सम्मान वितरण समारोह का आयोजन होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा मीट मार्केट से अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम और सरकार से 4 माह में मटन शॉप को विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता टीए खान ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस 31 मार्च को जारी कर 4 बिना सुनवाई मौका दिए बगैर मीट की दुकानों को वहां से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी विजयपाल सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि वे पिछले 50 सालों से उक्त स्थान पर मीट का कारोबार करते आए हैं। नगर निगम द्वारा उन्हें मीट कारोबार के लिए इसका लाइसेंस भी दिया हुआ है। हल्द्वानी नगर निगम बनने के बाद मीट कारोबारियों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, तब से वे इस स्थान पर मीट का कारोबार करते आ रहे हैं।
निगम द्वारा उन्हें 31 मार्च को नोटिस दिया गया और 4 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिया गया और उन्हें सुनवाई के लिए मौका तक नहीं दिया गया। पहले जिस दिन इनको नोटिस दिया गया था तो 31 मार्च को नोटिस दिया गया और 4 अप्रैल तक का टाइम था हटाने का। 4 अप्रैल को मेंशन किया सवेरे और इन्होंने 11 बजे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन लोगों को हटा दिया था। रिट याचिका फिर संशोधित करके उसमें रिट याचिका में हमने ये कहा कि इनको बसाया जाए, तो माननीय न्यायालय ने सारे पक्ष सुने और उसके बाद में ये डायरेक्शन दिया है कि इनको बसाने के लिए 3-4 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया करी जाए। कानून के मुताबिक इनको बसाने की प्रक्रिया करी जाए। कितने दुकानदार थे और दुकानदारों का ये कहना था कि हम करीब पिछले 50 साल से यहाँ पे कारोबार करते चले आ रहे हैं और हमको एब्रप्टली नहीं हटा सकते और स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हमको जो है तो हमारा वेंडिंग जोन बनाई जाए और उसके तहत हमको बेनिफिट दिए जाए। नगर निगम ने कोई हमारे लिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन नहीं बनाई, बाकी पूरी हल्द्वानी के लिए बनी हुई थी। तो हमारा कहना ये था कि जो खोड़ रोड और घास मंडी के किनारे रहने वाले हैं उनको भी शामिल किया जाए और वहाँ पर उनके लिए भी वेंडिंग जोन बनाई जाए। तो इस बारे में कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि 4 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को ख़त्म करा जाए। और कितने दुकानदार थे? दुकानदार हैं करीब 20-22 लोग हैं। याचिका किसकी तरफ से आई थी? याचिका एक विजय पाल की तरफ से थी, एक आबिद हुसैन की